हम्म, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करता हूं मैं आपके यूट्यूब चैनल ओनली स्टडीज़ पे, जहां पे हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये यूज़फुल है एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्ज़ाम के लिए। अभी मैं बता दे रहा हूँ, ये देखने के लिए बेसिक हाँ बता सकता है यूपीएससी और पीसीएस का, लेकिन उसके लिए है नहीं ये। ठीक है, फालतू टाइम की बर्बादी करने का कोई मतलब बनता नहीं है। ठीक, क्योंकि यूपीएससी और पीसीएस वगैरह में इतना बेसिक नहीं पूछा जाता, बहुत ही ज़्यादा घुस के पूछते हैं। ठीक है, तो हम लोगों के लिए बेसिकली ये टारगेट किन किन एग्जामों के लिए रहेगा, ये रहेगा रेलवे के लिए, एसएससी के लिए और स्टेट एग्जाम के लिए। ये इन एग्जामों के लिए टारगेटेड है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलो चलो चालू करें ना। एक सेकेंड। तो भाई मॉडर्न हिस्ट्री, अगर मैं बात करूं कि मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री, अब ये जो मॉडर्न हिस्ट्री थी ये डिवाइड होती है दो पार्ट्स में। दो पार्ट्स में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक एक को कहते हैं पूर्व आधुनिक, पूर्व आधुनिक कहते हैं, पूर्व आधुनिक कहते हैं। एक सेकेंड यार, ये बहुत ही ज्यादा कट जा रहा है। एक को कहते हैं पूर्व आधुनिक कहते हैं। ठीक है, एक को पूर्व आधुनिक कहते हैं और दूसरे को आधुनिक काल कहते हैं, दूसरे को आधुनिक कहते हैं। अब जो ये पूर्व आधुनिक था उसका टाइम पीरियड कितना था देखने को मिलता है, उसका टाइम पीरियड हमको देखने को मिलता है 1498 से लेकर के 1897 तक इसका टाइम पीरियड हमको देखने को मिलता है। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री टू पार्ट्स में डिवाइड होती है। तो पहला है पूर्व आधुनिक काल और दूसरा है आधुनिक। पूर्व आधुनिक 1498 से लेकर के 1897 तक चलता है, और ये जो आधुनिक काल है वो 1897 से लेकर के 1947 तक चलता है। 1947 तक चलता है। ठीक है, तो इतना समझ में, और हमें साथ ही साथ में याद भी करते चलना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री दो टाइप, मतलब पूर्व आधुनिक काल, आधुनिक काल, पूर्व आधुनिक काल 1498 से 1897, आधुनिक काल 1897 से लेकर के 1947। अब इस पूर्व आधुनिक काल में क्या क्या हमको देखने को मिलता है, इसमें हमको देखने को मिलता है कि अराइवल ऑफ फॉरेन कंपनी, जो फॉरेन की कंपनी थी ना वो कैसे आई भारत में, जो रीजनल एम्पायर था उसका कैसे विकास होता है, उसका राइज कैसे होता है। तो पहली हमारी हेडिंग इसमें हो जाएगी विदेशी कंपनियों का आगमन भारत में। भारत में विदेशी कंपनी का आगमन, विदेशी कंपनी का आगमन, आगमन। ठीक है, ये हमारी हेडिंग है कि भारत में विदेशी कंपनी का आगमन। अब जो भारत में विदेशी कंपनी आई तो सबसे पहले कौन सी कंपनी आती है, उसके बाद उसके बाद उसके बाद, तो सबसे पहले आती है पुर्तगाली कंपनी, पुर्तगाली। ठीक है, अभी पुर्तगालियों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पुर्तगाली आए, उसके बाद मेरे डच आए, डच के बाद हमारे पास कौन आते हैं, ब्रिटिश आती है, ब्रिटिश आते हैं। ठीक है, इनके बाद हमारे पास डेनिस आए, डेनिस आए, उस दिन फ्रेंच आए, कौन से आए, फ्रेंच आए। ठीक है, हाँ, तो जो हमारे पास ब्रिटिश पुर्तगाली थे वो आते हैं 1498 के अप्रोक्स में, 1498 के अप्रोक्स में। तभी मैंने कहा 1498 से लेकर के 1897 तक हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पूर्व आधुनिक काल चलता है। उसके बाद आधुनिक काल चल जाता है 1897 से लेकर के 1947 तक। तो भारत में विदेशी कंपनी के आगमन की शुरुआत कर रहे हैं, तो सबसे पहले विदेशी कंपनी आती है पुर्तगाली, दूसरे में आती है डच, तीसरे में आती है ब्रिटिशर, चौथे में आती है डेनिश और पांचवे में आती है फ्रेंच। और ये जो पुर्तगाली आई 1498 में और डच आती है मेरी 1596, मतलब 1596 में आती है। ठीक है, अब जो ब्रिटिशर थे, ब्रिटिशर मेरे आते हैं लाइक इस
1600 में आते हैं, ब्रिटिशर मेरे आते हैं 1600 और 1600 में आते हैं, ठीक है। तो पुर्तगाली 1498 में, डच 1596 में, ब्रिटिशर 1600 में, और डेनिश 1616 में आ जाते हैं, 1616 में आ जाते हैं, और फ्रेंच 1664 में आ जाते हैं, 1664 में आ जाते हैं। भारत में विदेशी कंपनी के आगमन की शुरुआत में सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, देन डच आते हैं, ब्रिटिशर आते हैं, डेनिश आते हैं, फ्रेंच आते हैं। पुर्तगाली 1498 में आते हैं, डच 1596 में आते हैं, ब्रिटिशर 1600 में आते हैं, डेनिश 1616 में आते हैं, और फ्रेंच हमारे 1664 में आते हैं। तो सबसे पहले तो नहीं, एक चीज अगर बात करें कि कंपनियां ही क्यों आई, अब पुर्तगाली कंपनियां तो ये भारत में क्यों आई ना, बेसिकली हो और इसके बारे में कहा क्या जाता है कि अम, पहले यूरोप के साथ वो होता था, व्यापार होता था, ठीक है, अरब देश, इटली और यूरोप के थ्रू व्यापार होता था, ठीक। अब उसमें हुआ क्या कि एक बार होता क्या है कि इटली के कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा कर लेता है? इटली कर लेता है। इटली कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लेता है। अब कब्जा होने के कारण क्या होता है कि कोई चीज अगर 10 रुपए की है तो यूरोप में 50 रुपए की पहुंच रही थी, यूरोप में 50 रुपए की पहुंच रही थी। क्यों? क्योंकि जो मेन रूट था कॉन्स्टेंटिनोपल, उस पे इटली का क्या था? कब्जा था। इस वजह से ये पूरी कंडीशन हुई। तो यूरोपियों लोग ने क्या सोचा कि भाई साहब हम एक नया मार्ग ढूंढ लेते हैं। नया मार्ग ढूंढने के बाद क्या होगा कि भारत के साथ हम लोग अच्छे से व्यापार कर पाएंगे, और जो चीजें हमें इतनी महंगी पड़ रही हैं, कोई चीज 10 रुपए की 50 रुपए में, 100 रुपए में हो रही है, तो इससे अच्छा इससे भी हमको राहत मिल जाएगी। इसलिए कंपनियों का आगमन बेसिकली देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पुर्तगाली आगमन। पुर्तगाली आगमन की बात करते हैं, ठीक है। तो सभी लोग हेडिंग डाल लो, पुर्तगाली आगमन, पुर्तगाली आगमन, ठीक है। पुर्तगाली आगमन क्या था? पुर्तगाली आगमन में क्या था कि देखो, हमेशा मेरे टीचर कहते थे कि पहले डिसएडवांटेज पढ़ लो, फिर एडवांटेज पढ़ना जल्दी समझ में आता है, ठीक है। तो भारत में असफल आगमन की शुरुआत करते हैं। भारत में असफल आगमन, असफल आगमन कौन से? असफल आगमन नाम याद रखने हैं सिर्फ हमको। पहला था बार्थोलोमू डियाज, बार्थोलोमू डियाज, ठीक है, बार्थोलोमू डियाज। अब ये क्या था? बार्थोलोमू डियाज क्या था? बार्थोलोमू डियाज 1487 या 88 के बीच में भारत की खोज के लिए निकलता। भारत की खोज के लिए निकलने वाला पहला व्यक्ति कौन था? वास्को डी गामा नहीं था, ठीक है। ये हम लोग सोचें कि भारत की खोज के लिए निकलने वाला पहला व्यक्ति वास्को डी गामा, भाई उसने खोजी थी चीज, लेकिन निकलने की बात हो रही। अगर भारत की खोज के लिए निकलने वाला पहला व्यक्ति तो बार्थोलोमू डियाज हमारा राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। उसके में क्या होता है, ये भारत की खोज पर निकलने वाला पहला व्यक्ति था। लेकिन हुआ क्या कि जब ये जा रहा था भारत की खोज में, तो बीच में इसको पड़ा समुद्र, और समुद्र पड़ा, और वहां पे मौसम खराब था। मौसम खराब होने के कारण भैया जी ये डर गए, और डर डर होने के कारण ये वापस अपने घर चले गए, ठीक है, अपने घर लौट के चले गए बार्थोलोमू डियाज। मतलब बार्थोलोमू डियाज भारत में पुर्तगाली का असफल आगमन था। पुर्तगालियों का असफल आगमन हमने देखा, उसमें हमने पहले क्या देखा? बार्थोलोमू डियाज निकलते हैं भारत की खोज के लिए, लेकिन खराब मौसम होने के कारण ये वापस अपने रास्ते में लौट जाते हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट हमारे क्रिस्टोफर कोलंबस। दूसरे आते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस आ जाते हैं, ठीक है। कोलंबस। हो सकता है स्पेलिंग में कहीं मिस्टेक हो, तो स्पेलिंग में नहीं, प्रोनाउंसिएशन में ध्यान देना, ठीक है। स्टेफर कोलंबस 1492 में क्या होता है कि ये भारत की खोज के लिए निकला। क्या कि क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में भारत की खोज के लिए निकला। उसके बाद क्या होगा कि ये केप कैनरी से टकराए। ये केप ये केप कैन अरे यार ये साला चल ही नहीं रहा। ये केप कैनेडी से टकराए। जब ये केप कैनेडी से टकराए तो ये अमेरिका की ओर मिल गए।
ये अमेरिका, अब भाई ये केप कैमरी से टकराया। अब ये केप कैमरी से टकराने के बाद क्या, ये केप कैमरी से टकराया और केप कैमरी से टकरा के ये इसको आना था इंडिया की तरफ, ये इंडिया की तरफ ना आकर ये अमेरिका की तरफ मुड़ जाता है और बहामास द्वीप पर पहुंचा। कहाँ पहुंचा ये, बहामास द्वीप जो था, बहामास द्वीप पर पहुंचा। अब वहां के लोगों को इसने रेड इंडियन कहा, वहां के लोगों को इसने रेड इंडियन कहा। क्रिस्टोफर कोलंबस ने वहां के लोगों को क्या कहा, रेड इंडियन कहा, रेड इंडियन कहा, ठीक है। वहां के लोगों को इसने रेड इंडियन कहा, ठीक है, रेड इंडियन, वहां के लोगों को इसने रेड इंडियन कहा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं, इसके क्रिस्टोफर कोलंबस के जहाज का नाम पूछा जाता है क्या था, तो सेंट मारिया था, ठीक है। इसके जहाज का नाम क्या था, सेंट मारिया था, ठीक है। इसके जहाज का नाम ये था, ठीक। तो पहला था बार्थोलोमेव डियास, कब आया, 1487-88 के बीच में निकलता है और भारत की खोज के लिए निकला। लेकिन खराब मौसम होने के कारण होता है क्या कि ये वापस लौट गया। क्रिस्टोफर कोलंबस की बात करें, दूसरे में क्रिस्टोफर कोलंबस निकलता है और 1492 में भारत की खोज के लिए निकला। लेकिन गलती से हुआ क्या, केप कैमरी से टकराया ये और टकराने के बाद भारत ना आकर ये अमेरिका की ओर चला गया, अमेरिका की ओर चला गया और ये वहां पे बहामास द्वीप पर पहुंचा। और बहामास द्वीप पर इसने जो लोगों को देखा, उन लोगों को इसने रेड इंडियन कहा, रेड इंडियन का। और यहीं से इसका क्वेश्चन बनता है कि इसके जहाज का क्या नाम था, इसके जहाज का नाम सेंट मारिया था। और ये जो डिस्कवरी थी, क्रिस्टोफर कोलंबस ने ये जो डिस्कवरी की, इस डिस्कवरी को द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड के नाम में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड, ठीक है। द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड के नाम से इसे जाना जाता है, इसे द डिस्कवरी ऑफ न्यू वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, इतना क्लियर हो गया कि भारत में असफल आगमन कौन से हुए थे। पहला हुआ था बार्थोलोमेव डियास और दूसरा होता है क्रिस्टोफर कोलंबस। तीसरे की बात करते हैं, तीसरे में अब तीसरा तीसरा कुछ नहीं, अब आ जाते हैं भारत में सफल आगमन। तो सफल आगमन, वो जो आवाजें आ रही हैं उनको अवॉइड कर लो। सफल आगमन, ठीक है। सफल आगमन, आगमन, ठीक है। सफल आगमन, सफल आगमन में पहला हमारा आता है वास्को डिगामा, डिगामा, ठीक है, वास्को डिगामा। अब ये होता क्या है कि 1492 में तो वो निकला था, क्या कौन निकला था, क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था। ये क्या करते हैं भाई साहब, ये 1497 में जाते हैं कहाँ पे, पुर्तगाल के राजा के पास। पुर्तगाल के राजा का नाम था किंग मैनुअल फर्स्ट। ये गए पुर्तगाल के राजा के पास, किंग के पास। ये कहाँ जाते हैं, ये किंग के पास जाते हैं और किंग का क्या नाम था, किंग मैनुअल मैनुअल फर्स्ट, ठीक है। किंग मैनुअल फर्स्ट था, वहां पे किंग मैनुअल फर्स्ट के पास जाए और उनसे परमिशन ली और उनके आदेश पर वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकलता है। मतलब क्या क्या कि भारत में सफल आगमन में पहला पर्सन वास्को डी गामा। वास्को डी गामा की बात करें तो 1497 में पुर्तगाली के राजा किंग मैनुअल फर्स्ट के पास वास्को डी गामा परमिशन लेता है और भारत की खोज के लिए निकलता है, ठीक। इसके जहाज का नाम क्या था, साओ गैब्रियल, साओ गैब्रियल। मैंने एक बार उसका पेपर दिया था एयरफोर्स का, एयरफोर्स के पेपर में पूछा गया था वास्को डी गामा के जहाज का क्या नाम था, तो साओ गैब्रियल था। वास्को डी गामा के जहाज का क्या नाम था, साओ गैब्रियल था। अब ये आ रहा था, ये आते आते हुआ क्या कि कुछ यहाँ अगर अपने इंडिया का ये इंडिया ये, तो इस साइड इसको एक आदमी मिलता है मालिंदी, मालिंदी से भारतीय व्यक्ति की मदद से ये बाहर पहुंचा था। ये याद रखना, मालिंदी से, मालिंदी नामक एक जगह थी, मालिंदी नामक एक जगह थी और मालिंदी नामक जगह पर एक इसको भारतीय व्यक्ति मिलता है, भारतीय व्यक्ति मिला, उससे बातचीत हुई। तो उससे बातचीत होने पर वास्को डी गामा ने भारतीय व्यक्ति से कहा कि भाई साहब मुझे तो वहां जाना है, भारत जाना है। तो
भारतीय व्यक्ति उत्साहित हो गया कि अरे आपको भारत जाना है, मैं लेके चलूंगा आपको। तो उसने पूरा रास्ता वास्को डी गामा को बताया। अब वो जो व्यक्ति मिला था वो कौन था, मालिंदी में जो व्यक्ति मिला था भारतीय, वो कौन था? उसका नाम था अब्दुल मुनीफ। अब्दुल मुनीफ, ठीक है, अब्दुल मुनीफ, दैट इज अब्दुल। अब्दुल से क्या याद आता है? ये आता था TMKOC वाला अब्दुल। तो उससे याद कर सकते हो कौन मिला था? अब्दुल भाई का मिला, अब्दुल मिला था, ठीक है। अब्दुल मुनीफ, ठीक है। TMKOC में अब्दुल भाई नहीं है, वही अब्दुल भाई अब्दुल मुनीफ मिले थे, ठीक है। व्यापार अब्दुल मुनीफ। तो होता क्या है कि ये 1497 के करीब में, 1497 में, 1497 के करीब ये पहुंचते हैं कहाँ? कलकत्ता के, सॉरी, केरल के कालीकट तट पर। केरल के कालीकट तट पर, कालीकट तट पर ये पहुंचे, केरल के कालीकट तट पर ये पहुंचे। अब उस समय केरल का राजा कौन था? राजा जमरेन। केरल का जो राजा था, जो किंग था वहां का, वो किंग था राजा जमरेन। राजा जमरेन, जमरेन, ठीक है। केरल का राजा कौन था? राजा जमरेन ने स्वागत किया कि भैया विदेशी लोग आए हैं, स्वागत करो इनका। क्योंकि विदेशी व्यापार से कर लेता था, कहीं ना कहीं उसका उसने स्वागत इसलिए भी किया क्योंकि विदेशी व्यापार से कर लेता था वो। और अगर आज हम भी घर जाते हैं किसी पड़ोसी के घर, अगर आपकी वैल्यू है तो आपको कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, और आपके बगल में जो बैठा होगा अगर उसकी वैल्यू कम है आपसे तो उसको कम मिलेगा। आप कमाते हैं महीने का 80,000, तो आपकी पावर और आपकी वैल्यू ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू दी अदर पर्सन जो कि 20,000 रुपये कमाता होगा, ठीक है। तो इट्स टोटली अबाउट वैल्यू। तो राजा जमरेन के पास वास्को डी गामा 1498 में केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है, ठीक है। वहाँ अब उसने, राजा जमरेन ने इसका खूब भव्य स्वागत किया। उसके पीछे रीजन क्या था? क्योंकि वह विदेशियों से कर लेता था। 1498 में अब मिला विला सब कुछ हुआ और बात हुई कि वास्को डी गामा जाने लगे। वास्को डी गामा जब जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक काली मिर्च खरीदी, काली मिर्च खरीदी, और वो काली मिर्च जो थी यूरोप में बेचा, और उसे बेचने के बाद 60 गुना प्रॉफिट होता है। 60 गुना प्रॉफिट हुआ, 60 गुना प्रॉफिट होता है उसको, वास्को डी गामा को। और यह बात वास्को डी गामा ने अपने राजा किंग मैनुअल फर्स्ट को बताई। जब ये बात किंग मैनुअल फर्स्ट ने सुनी तो किंग मैनुअल फर्स्ट ने सोचा कि भाई साहब, जब काली मिर्च से इतना ज़्यादा व्यापार हो सकता है तो अगर मैं अच्छे से व्यापार होने लगा तो भाई कितना व्यापार नहीं होगा। इसलिए होता क्या है कि इसलिए राजा जो किंग मैनुअल फर्स्ट था उसने अपना सेनापति भेजा। उसने अपना सेनापति भेजा। उस सेनापति का क्या, सेनापति भेजता, और उस सेनापति का नाम तो पेड्रो एल्बस कैब्रल, पेड्रो एल्बस कैब्रल, एल्बस कैब्रल, ठीक है। पेड्रो एल्बस कैब्रल उसके सेनापति का नाम था। उसके सेनापति का नाम क्या था? पेड्रो एल्बस कैब्रल था। यह पहला सेनापति था जो कि भारत आया। ये पहला सेनापति था जो कि भारत आया 1500 में। ये 1500 में क्या होता है? 1500 में सेनापति भारत के लिए रवाना हुआ, लेकिन गलती से टकरा करके ये ब्राजील पहुंच गया, इसलिए इसे ब्राजील का खोजकर्ता भी कहा गया। इसी ने डिस्कवरी ऑफ ब्राजील करी, डिस्कवरी ऑफ ब्राजील। ब्राजील की डिस्कवरी किसने करी थी? ब्राजील की डिस्कवरी पेड्रो एल्बस कैब्रल ने करी थी। डिस्कवरी ऑफ ब्राजील, ब्राजील की डिस्कवरी किसने करी? पेड्रो एल्बस कैब्रल ने करी, ठीक है। उसके बाद फिर यह भारत पहुंचा, मतलब कि ब्राजील तो पहुंच ही गया। ब्राजील पहुंचने के बाद क्या होता कि ये फिर भारत पहुंचता। राजा जमेरिन को प्रस्ताव, अब भारत पहुंचे ये भैया पेड्रो एल्बस कैब्रल। अब वहां पहुंचने के बाद क्या किया इन्होंने? जो हमारे किंग मैनुअल राजा जमेरिन थे उनको एक प्रस्ताव देता है। प्रस्ताव क्या देता है कि पुर्तगाली आपसे व्यापार करेंगे और आपको अधिक कर देंगे। अगर आपको कोई
10% टैक्स देता है, हम आपको 50%, हम आधा देंगे। लेकिन जो भी व्यापार होगा एकाधिकार होगा। एकाधिकार मतलब एकाधिकार मतलब क्या था? एकाधिकार का मतलब क्या था? एकाधिकार का मतलब ये था कि फिर हम ही व्यापार करेंगे। फिर हम इस वाले, फॉर एग्जांपल ये जो केरल वाला था एरिया, केरल का जो एरिया था, तो इस एरिया में फिर हम ही लोग व्यापार करेंगे और कोई व्यापार नहीं करेगा। एकाधिकार, आपको हम लोग टैक्स ज्यादा देंगे लेकिन व्यापार हम ही लोग करेंगे। तो करते क्या है, राजा जमरे ने इनका प्रस्ताव ठुकरा दिया, क्योंकि भाई साहब मुझे मंजूरी नहीं है आपके इस प्रस्ताव की। आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए और आप रफू चक्कर हो जाइए। आप अपना बोरिया बिस्तर उठाइए, आप रफू चक्कर हो जाइए। तो होता क्या है कि ये भी हुआ क्या, फिर बाद में हुआ ये कि 1501 में 1501 में एक युद्ध होता है। एक युद्ध किसके किसके बीच हुआ? एक तो पुर्तगाली, भाई साहब एक तो पुर्तगाली जिनको व्यापार 1501 में एक युद्ध होता है। किनके किनके बीच में? पुर्तगाली, जिनको तो भाई साहब व्यापार करना था, वर्सेस राजा जेमेरन। राजा जेमेरन प्लस जो अरेबियन के ट्रेडर थे उनका, अरेबियन ट्रेडर, ठीक है, ट्रेडर मतलब कि जो अरेबियन ट्रेडर और राजा जिमरिन तो साथ में थे लेकिन पुर्तगाली अलग थे, ठीक। और इस वाले में, इसमें ये एक है, ठीक है, इसमें वास्को डी गामा भी आता है भारत में, ठीक है। अब पुर्तगाली क्या हुए? वॉन हुए, मतलब पुर्तगाली जीत गए। पुर्तगाली जीत गए तो इन्होंने कोची, कन्नौर, कालीकट पर पुर्तगाली कब्जा कर लेते हैं। तो क्या हुआ कि कोची, कन्नौर और कालीकट, कालीकट पर कब्जा कर लिया। कोची, कन्नौर, कालीकट, इन 3 एरियाओं में पुर्तगालियों ने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कोची, कन्नौर, कालीकट, इन 3 एरियाओं में पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया। इन्होंने क्या कर कब्जा कर लिया? 1501 में एक युद्ध होता है, पुर्तगाली वर्सेस राजा जमरीन, और कोची, कन्नौर, कालीकट में पुर्तगालियों का कब्जा हो जाता है। एक सेकंड रुकिएगा। ठीक है। तो कोची, कन्नौर, कालीकट पर इन्होंने कर लिया कब्जा। अब इन्होंने कोई कब्जा किया तो ऐसा तो है नहीं कि खाली एरिया छोड़ देंगे। नहीं भाई, ये खाली एरिया नहीं छोड़ेंगे। 2-3 एरिया है तो इन 3 एरियाओं में गवर्नर भी आएंगे। गवर्नर आएंगे तो इन एरियाओं को एक्सपेंड भी करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, बढ़ाएंगे इन एरियाओं को ना। तो हम लोग अब समझेंगे भारत में पुर्तगाली गवर्नरों का आगमन। तो पहले आते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को, ये मैं अभी बता दूं, ये स्टेट यूपीएससी पीसीएस वाले सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट के थ्रू ही देखें भाई। सीजीएल रेलवे स्टेट एग्जाम के लिए ही है ये यूपीएससी, और पीसीएस वाले जो हैं वो इसको कॉन्सेप्ट के तौर पे ही देखें। और इसको भाई जो भी वीडियो देख रहा है, अगर मेरी लैंग्वेज समझ में आ जाती है तो नोट्स बना लेना, वरना जैसे ही ये कंपनियां सब कंप्लीट हो जाएंगे उसके नोट्स आफ्टर सम टाइम बाद शेयर कर दिए जाएंगे, ठीक है। परेशान नहीं होने नोट्स के लिए। ठीक। पहले आते हैं फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। दी अल्मेडा, अल्मेडा, ठीक है। अब ये कौन थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा? ये आए 1505 से 1509 तक ये रहे। 1505 से 1509 तक ये रहे। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले पुर्तगाली प्रशासन को फैलाया। ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसने पुर्तगाली प्रशासन को फैलाया? वो थे फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। इसने हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की।
ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लागू। ब्लू वाटर पॉलिसी किसने लागू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने लागू की थी। मतलब इसका मतलब क्या था कि जिसे हम लोग कार्तेज पद्धति भी कहते हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ, इस क्षेत्र से गुजरने वाले जितने भी लोग होंगे, जितने भी शिप होंगे, उन सबसे क्या लिया जाएगा? कर लिया जाएगा, टैक्स लिया जाएगा। ठीक है, इन्होंने इतना ही किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। ब्लू वाटर पॉलिसी हुई और 1509 में प्रभु मर गए, ये इनकी डेथ हो गई और कुछ नहीं। ठीक, इनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद अगले हैं हमारे अफसोसो दी अल्बू बकर। इनका अफसोसो दी अल्बू कर अल्बू करखी है, अल्बू कर्क, ठीक है, अल्बू कर्क। अफसोसो दी अल्बू इनका था 1509 से लेकर के 1515 ही तक था समथिंग। हाँ, 1515 तक थी, 1515। इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले दीव पर कब्जा किया, इन्होंने दीव पर कब्जा किया, इन्होंने गोवा पर कब्जा किया, इन्होंने गोवा पर कब्जा किया, इन्होंने दीव पर कब्जा किया, इन्होंने गोवा पर कब्जा किया, इन्होंने इंडोनेशिया पर मलक्का जल संधि पर कब्जा किया, मलक्का जल संधि पर कब्जा, इन्होंने इंडोनेशिया इंडोनेशिया की मलक्का जल संधि पर कब्जा किया। ठीक है, 1515 में इनकी हो गई डेथ। 1515 से 1524 के बाद इनका डिक्लाइन होने लगा। 1524 में वास्को डी गामा भारत आता है, इसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब डेथ हो जाती है, और डेथ हो जाती है हेल्थ इशू से। और इनकी जो ठीक है, हटाओ, नूनो दो कूना आ गए। अंतिम शक्तिशाली गवर्नर था, 1529 से 1530 तक रहा था। 1530 में इसने गोवा को अपना मुख्यालय बनाया, इसने बसीन क्षेत्र भी खरीदा। ठीक है, प्रभाव हमको क्या क्या देखने को मिलते हैं, नोट करेंगे। तो पहला प्रभाव देखने को मिलता है हमको शिमला मिर्च, आलू, टमाटर की शुरुआत। ठीक है, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर की शुरुआत हमको देखने को मिलती है। पहला पॉइंट नोट करना है, शिमला मिर्च, आलू, टमाटर की शुरुआत देखने को मिलती है। पेंटिंग प्रेस भी देखने को मिली गोवा पे, गोवा पर पेंटिंग प्रेस भी देखने को मिलती है, पेंटिंग प्रेस भी गोवा पर देखने को मिलती है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा कि जहाज बनाने की प्रक्रिया भी हमको पुर्तगालियों के द्वारा ही हुई है। जहाज बनाने की प्रक्रिया, जहाज बनाने की प्रक्रिया, जहाज बनाने की प्रक्रिया। ठीक है, कैथोलिक आर्किटेक्चर की शुरुआत भी हुई। कैथोलिक आर्किटेक्चर स्टार्ट इन गोवा, स्टार्टिंग ऑफ टोबैको कंपनी। सबसे पहले 1501 में कालीकट और 1500 में कालीकट और 1501 में कोची। ठीक, अब हमारा कल क्या काम रहेगा? कल हम देखेंगे कि डिक्लाइन कैसे हुआ पुर्तगालियों का, युद्ध कौन कौन से हुए थे, और कल ही अपना डच वाला भी चैप्टर कंपनी का कंप्लीट कर लेंगे। ऐसी ही इंटरेस्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लो, मन हो तो, बाकी जैसा सही लगे। थैंक यू।